हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की थेरीज़ का सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के मेन पोस्टुलेट्स मुख्य अवधारणाएं पढ़ी थीं। आज के लेक्चर में हम वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रेफरेंस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं वो मालूम होने चाहिए। उसी के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट से। अगर ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जो अष्टफलकीय संकुल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें संकरण D2sp3 या sp3D2 होता है। तो सबसे पहले बात ये कि अगर किसी मेटल के साथ में 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हों, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स Ml6 टाइप का हो, तब उसमें जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल संभव है। यानी एक मेटल 6 लिगेंड्स के साथ जुड़कर Ml6 कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ अगर इसका संकरण हम देखते हैं तो दो तरह से संकरण आपको लिखा हुआ आपकी बुक्स में मिलेगा, D2sp3 संकरण और sp3D2 संकरण। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि D2sp3 संकरण में पहले हमने D कक्षक लिखे हैं, 2 D कक्षक लिखे हैं, 1 S कक्षक और 3 P कक्षक। तो यहाँ जो D कक्षक है वो N-1 D सबशेल वाला है, यानी कि एक अंदर वाला D कक्षक हम काम में ले रहे हैं, जबकि S और P कक्षक NS और NP हैं, यानी कि बाह्य NS और बाह्य NP। तो क्योंकि यहाँ अंदर वाले 2 D कक्षक काम में आ रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आंतर कक्षक संकुल। इसी तरह से जो इसका दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3D2। sp3D2 में जो D कक्षक हैं वो बाहर वाले यानी कि ND कक्षक ही काम में आते हैं, और क्योंकि इसमें बाहर वाले D कक्षक काम में आ रहे हैं इसलिए इन्हें हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। अब ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, क्यों हुआ, तो ये निर्भर करेगा कि मेटल के साथ जो लिगेंड है वो किस तरह का है, यानी लिगेंड की नेचर यहाँ पर मैटर करती है। अब जब हम क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में आपको बताएंगे कि लिगेंड्स किस किस तरह के होते हैं। लिगेंड वीक फील्ड या दुर्बल क्षेत्र हो सकता है, या लिगेंड जो है वो प्रबल फील्ड या स्ट्रांग फील्ड हो सकता है, यानी कि टाइप ऑफ लिगेंड 2 तरह के हो गए, दुर्बल और प्रबल। और अगर किसी एक मेटल के साथ 2 अलग अलग तरीके के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं तो आपको अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस और उनका संकरण मिल सकता है। तो ये हम डिटेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इतनी बात निश्चित है कि अगर हमारा संकरण D2sp3 है या sp3D2 है तो हमें हर स्थिति में 2 D कक्षक खाली चाहिए। D कक्षक 5 तरह के 5 हो सकते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन के लिए जो 2 D कक्षक हमें वैकेंट चाहिए वो हैं dx2y2 और dz2। अब हम आगे बात करते हैं। मैं कुछ ट्रिक्स या कंसेप्ट्स आपको बता रही हूँ, पहले हम इनको समझ लें, तब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वीबीटी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल्स पर जाएंगे, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमारे सामने दिया गया है तो हमें उसका जो केंद्रीय धातु है या केंद्रीय धातु आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना आना चाहिए। तब
सबसे पहली चीज़, किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखते ही हमें उस मेटल या मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 6 फ्लोराइड आयंस लगे हुए हैं, यानी COF6, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज है। तो हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि जो कोबाल्ट है उसके ऊपर जो भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है प्लस जो लीगेंड्स हैं उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका योग जो है वो -3 के बराबर आना चाहिए। तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि कोबाल्ट पर चार्ज हमें ज्ञात करना है, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, प्लस 6 इंटू फ्लोराइड पर चार्ज। एक फ्लोराइड पर -1 चार्ज है तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू जो भी उस कॉम्प्लेक्स पर टोटल चार्ज है दैट इज -3। तो अब इस तरह से हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे जो कि +3 के बराबर होगी। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कि कोबाल्ट के साथ लीगेंड दूसरा लगा हुआ है NH3, और इस पे जो चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स पर वो है +3। तो हम इसका यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि कोबाल्ट +6 इंटू NH3 पर जो भी चार्ज है इज इक्वल टू उस कॉम्प्लेक्स का ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है दैट इज +3। तो कोबाल्ट +6 इंटू NH3 एक न्यूट्रल लीगेंड है, उसके ऊपर 0 चार्ज होगा, और ये ओवरऑल किसके बराबर हुआ? +3 के। तो यहाँ भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें केंद्रीय धातु या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना होगा, ये आपको यहाँ समझ आ गया है। सेकंड हम ये बताएं कि हमें लीगेंड का टाइप पता होना चाहिए। लीगेंड का टाइप पता होने के लिए आपको ये सजेस्ट करें कि आपको बुक्स में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मिल जाएगी, आप उसे सर्च करिए, देखिए, और वह जो सीरीज़ है वो या तो लिगेंड के प्रबल से दुर्बल की तरफ या दुर्बल से प्रबल की तरफ इस ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो वहाँ 2 तरीके के लिगेंड्स होंगे, एक होगा वीक फील्ड लिगेंड या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और दूसरा होगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड या प्रबल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल फील्ड लिगेंड क्या होता है? जो कि डी कक्षकों को कम स्प्लिट कर पाएगा। ये हम वैसे CFT में डिटेल में करने वाले हैं। दुर्बल वाला क्या है? आपको नाम से लग रहा है कि वो डी कक्षकों को कम स्प्लिट कर पाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाएंगे वो पहले नीचे वाले डी कक्षकों में भरेंगे और साथ के साथ वो ऊपर वाले डी कक्षक में भी बाद में चले जाएंगे, यानी कि D1, D2, D3 नीचे वाले डी कक्षक में भरेंगे और चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चला जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो दोनों आपके सेट्स हैं उसके डी कक्षकों के, उनके बीच में ऊर्जा अंतर कम है, यानी कि कम स्प्लिटिंग हुई है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन या पेयरिंग नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने केवल यहाँ 2 ही मेंशन किए हैं। दूसरी स्थिति है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो कि डी कक्षकों को ज़्यादा स्प्लिट करते हैं, यानी कि जो 3 डी कक्षक हैं वो नीचे चले जाएंगे और बाकी के जो 2 हैं वो उनसे अधिक ऊर्जा पर होंगे, और ये जो ऊर्जा डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमारा लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब इस स्थिति में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो पहले D1, D2, D3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा। अब जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन आया, वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? या तो वो नीचे ही पेयरिंग कर ले या वो ऊपर चला जाए उच्च ऊर्जा पर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो विपाटन है या हम कह सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग कर लेगा, छठा इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग कर लेगा, बजाय उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाने के। तो ये हो गया कि हमें पहले लिगेंड्स भी पता होने चाहिए कि वो वीक फील्ड हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि
हमारे पास दो स्थितियां हैं। मेटल पहले जो है वो फ्री मेटल है, यानी कि अभी उसने कॉम्प्लेक्सेशन नहीं किया है, और उसके बाद में एक लिगेंड्स के साथ क्लबिंग करके वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो एक मेटल के पास मतलब दो स्थितियां हो गई, नॉर्मल मेटल आयन जो कि फ्री स्टेट में है, और उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्सेशन हो गया तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर इनका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, यानी कि पहले फ्री मेटल या फ्री मेटल आयन का चुंबकीय आघूर्ण निकाल लें, और उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण निकाल लें। चुंबकीय आघूर्ण म्यू ये किसके बराबर होता है? √n × n+2, जहाँ पर कि n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मान फ्री मेटल में और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यानी कॉम्प्लेक्स में समान है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री मेटल के पास हैं, फ्री मेटल या फ्री मेटल आयन के पास हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी उस मेटल के पास रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं हुआ है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले हैं कॉम्प्लेक्सेशन के, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्सेशन के बाद हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, कैसे और कब अप्लाई करना है ये आप एग्जाम्पल्स से आसानी से समझ पाएंगे। इसी तरह से दूसरी स्थिति क्या है कि यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री मेटल में अधिक है और उसके बाद में जब कॉम्प्लेक्स बना तब हमने उसका दोबारा चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया और चुंबकीय आघूर्ण से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो उसमें अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट रही है, यानी फ्री मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो ये क्या शो कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनते समय इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो गया, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास से युग्मन हो गया, और इसलिए कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो इसका क्या तात्पर्य है इस पूरे प्रोसेस का कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने से हमें ये जानकारी मिल सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब कई बार क्या स्थिति होती है कि एक ही मेटल है, अलग अलग लिगेंड्स के साथ वो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि एक बार जैसे अभी एग्जांपल दिया कि कोबाल्ट जो है वो फ्लोराइड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और NH3 के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग आते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कि जो आपका लिगेंड है वो यहाँ पर अलग अलग नेचर का है और उसकी वजह से इसमें अलग अलग तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। तो हमें लिगेंड की नेचर ज्ञात होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, जो मैंने आपको दो तरह के संकरण बताए हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। पहले आप ध्यान कीजिए D2sp3 संकरण पर, ये हम डिटेल में समझ रहे हैं। D2sp3 का क्या मतलब हुआ कि दो जो D कक्षक हैं वो n-1 D के हैं, यानी कि एक अंदर वाला जो सबशेल है। इसी के साथ में एक जो S कक्षक है वो कौन सा है? NS वाला, यानी बाहर वाला। और तीन जो P कक्षक हैं वो कौन से हैं? बाहर वाले NP। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि n-1 D के 2, S का 1 और P के 3, इस तरह से ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो संकरण है ये D2sp3 है। अब ऐसी स्थिति कैसे हुई? हमें ये मालूम है कि हमें अंदर वाले D कक्षक खाली मिल रहे हैं। 2 D कक्षक हमें 5 में से 2 खाली मिल रहे हैं। तो ये कैसे खाली मिल सकते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका युग्मन हो गया, और अगर सपोज मान लीजिए D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने से पहले उसमें क्या हो गया? लिगेंड की वजह से युग्मन हो गया, तो वो शुरू के 3 D कक्षकों में ही वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स तक कहाँ अरेंज हो गए? 3 D कक्षकों में, और 2 D कक्षक हमें क्या मिल गए? खाली। तो ये युग्मन हो रहा है, इसका मतलब ही ये है कि जो लिगेंड है वो कैसा है?
प्रबल है। और ये जो 2d कक्षक खाली हुए ये कौन से होंगे? dx²y² और dz²। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है d6 विन्यास का। तो आप देख रहे हैं कि मेटल जो फ्री है उसमें पहले विन्यास आपका हो गया d6 विन्यास के लिए जो d के 5 कक्षक हैं उनमें आप देखिए कैसे फिलिंग होगी। आपको मालूम ही है कि पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे और जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग पर आ जाएगा। तो ये आपका विन्यास हो गया 3d6 4s2। अब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स बनने के लिए हमारी मेटल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो यहाँ से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ns से निकल जाएंगे। साथ ही अगर हमारा लिगेंड प्रबल है तो प्रबल होने की वजह से d ऑर्बिटल्स का विपाटन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका युग्मन हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी के कक्षकों में जाना प्रेफर नहीं करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि युग्मन होने की वजह से 2d कक्षक खाली हो गए और ns तो खाली हो ही चुका है क्योंकि आयन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो अब ये संभव है कि 2d कक्षक अंदर वाले एक s और 3p से मिलकर के d2sp3 संकरण हो जाए, और क्योंकि अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं इसलिए हम इनको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आप दूसरे पर आइए, sp3d2। sp3d2 में बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, तो जो s है एक कक्षक वो कौन सा होगा? ns प्लस 3 कक्षक होंगे p के, कौन से हैं? बाहर वाले, यानी np, और 2 कौन से डी कक्षक हैं? बाहर वाले हैं, तो 2 कक्षक हो गए nd के। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो n-1d है उसके में किसी भी स्थिति में हम 2d कक्षक खाली नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट केस बाहर वाले डी कक्षक हमें काम में लेने पड़ेंगे, और इसका मतलब है कि जो हमारा लीगेंड है वो कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल होने की वजह से वो डी कक्षकों का विपाटन कम करेगा। तो 3d कक्षक नीचे और 2d कक्षक ऊपर, आपको ये स्प्लिटिंग पता है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन d1, d2 में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, d3 में तीसरा आ जाएगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले कक्षकों में आएंगे और चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हायर एनर्जी के कक्षक में चला जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप कम है, क्योंकि लिगेंड वीक है और उसने ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं की है। ये चीज़ें हम CFT में डिटेल में करने वाले हैं। तो अब वो जो 2d कक्षक हमें चाहिए वो कौन से होने चाहिए? आप ये ध्यान रखिए कि वो हमेशा dx²y² और dz² ही होंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं d6 विन्यास का। अभी हमने पहले वाले जो d2sp3 संकरण समझा था उसमें भी हमने d6 विन्यास ही लिया था, यहाँ भी हम d6 विन्यास ही ले रहे हैं, यानी मेटल तो वैसी ही है, लिगेंड बदल रहा है। तो d6 विन्यास कैसे होगा कि n-1d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ns में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, यानी मेटल जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी ये आयरन का एग्जाम्पल हो गया। तो कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ns से निकल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन n-1d से निकल जाएगा। हमारा लिगेंड वीक फील्ड है, तो सभी n-1d कक्षक अभी भी भरे हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, इनमें पेयरिंग नहीं हो रही है। तब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए हमें बाहर के 2 डी कक्षक हैं वो काम में लेने पड़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, sp3d2। इस तरह से ये 6 ऑर्बिटल्स मिलकर के संकरण में भाग लेंगे, और क्योंकि बाहर के 2 डी कक्षक काम में आ रहे हैं इसलिए हमने इनको बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और चीज़ जो दोनों ही केसेस के लिए डिस्कस करनी है वो ये है कि पहले जो आपको मैंने एग्जांपल बताया d2sp3 का, उसमें आपसे कहा कि अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है। पेयरिंग होने की वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यानी कि स्पिन पेयर्ड हैं, स्पिन का युग्मन हो गया है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने का क्या मतलब हो गया कि इसका स्पिन कम हो गया, यानी हम इसको लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं।
जबकि sp3d2 के केस में क्या होगा कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन के पास हैं, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे क्योंकि युग्मन नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा है, अभी भी फ्री है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे कहलाते हैं, स्पिन फ्री। या तो हम स्पिन फ्री कह रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनका स्पिन उच्च है, तो इसे हम कहेंगे हाई स्पिन। तो ये थे इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारा विन्यास D0, D1, D2 और D3 है, ये आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको चार्ट की फॉर्म में आपको बताएंगे। D0, D1, D2 और D3 विन्यास अगर है तो वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर हमारा विन्यास D4, 5 और 6 है तब इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्विन्यास आवश्यक है। तो पहले हम बात करते हैं D0, D1, D2 और D3 की। तो आपको पता है कि 3 ही तक डी इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो 5 में से 3 में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। डी कक्षक 5 हैं, उनमें से 3 में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 डी कक्षक हमेशा खाली रहे, इसलिए आसानी से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि हमें D2sp3 संकरण चाहिए। नेक्स्ट हमने लिखा D4, D5 और D6 विन्यास। अब यहाँ क्या स्थिति हो गई कि अगर मेटल के पास 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब पहली स्थिति में 2D कक्षक खाली नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका या तो पुनर्विन्यास करके युग्मन कर लें, उस स्थिति में हम 2D कक्षक खाली कर लेंगे, या फिर हम बाहर वाले डी कक्षक काम में ले लें। यानी कि पहली स्थिति कब हुई, युग्मन कर लिया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और अगर हमने युग्मन नहीं किया तो बाहर के डी कक्षक काम में आ जाएंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है। और अब अगर हम D7 की बात करते हैं तो D7 में सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी भी स्थिति में 3 कक्षकों में अरेंज नहीं कर सकते। यानी हम 3 कक्षकों में अरेंज करने की बात क्यों करते हैं कि तभी हम बाद के 2D कक्षक खाली कर पाएंगे। 5 में से 3 में अरेंजमेंट हो गया और 2D कक्षक हमें खाली मिल गए, तो इन दैट केस क्या होगा, D2sp3 विन्यास संभव है, लेकिन D7 अगर हमारा केस है तो ये भी संभव नहीं है। सामान्यतः संभव नहीं है, कुछ स्पेशल केस है जो कि हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ 2 टेबल्स आपको दिख रही हैं। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि आप इसे नोट कर लीजिए, उसको हमने यहाँ टेबुलर फॉर्म में समझाया है। तो यहाँ हमने आपको लिखा है D0, D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉम्प्लेक्सेस हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये जो मेटल के जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली मेटल्स, ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं क्योंकि हमेशा इसको कम से कम 2D कक्षक खाली मिल जाते हैं। तो आप यहाँ टेबल देखिए, टेबल में सबसे पहले कॉलम में हमने विन्यास लिखा है, दूसरे कॉलम में एग्जाम्पल्स हैं मेटल आयन के, और तीसरे, चौथे और पाँचवें कॉलम में हमने 3D, 4S और 4P कक्षक शो किए हैं। 5 तो 3D के कक्षक हैं, 1 S का कक्षक है और 3 P के कक्षक हैं। तो आप देखिए D0 विन्यास किस किस में संभव है, स्कैंडियम +3 में, टाइटेनियम +4 में। ये एग्जाम्पल्स तो आपको समझ आ ही रहे हैं। D0 विन्यास में जो 5 डी कक्षक है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें तो आखिर के जो 2D कक्षक हैं, जो dx² y² और dz² हैं, वो खाली चाहिए D2sp3 संकरण के लिए, वो यहाँ संभव है। इसी तरह D1 विन्यास देखिए, टाइटेनियम +3 का 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2D कक्षक हमें खाली मिल रहे हैं, D2sp3 संकरण हो जाएगा। D2 विन्यास में हमने 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे, अभी भी 2D कक्षक हमें खाली चाहिए, वो यहाँ खाली उपलब्ध हैं। इसी तरह D3 विन्यास पे आ जाइए, D3 विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3D में आ गए, अभी भी 2D कक्षक जो हैं वो खाली हैं, जो कि dx² y² और dz² हैं। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है संकरण होने में। इसीलिए ये बताया कि D0, D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन जिन मेटल या मेटल आयंस का है उनमें हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हमारा जो फ्री मेटल आयन है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम पहले फ्री मेटल आयन का चुंबकीय आघूर्ण निकाल लें और
संकुल बनने के बाद चुंबकीय आघूर्ण निकाल लें। ये समान आएगा। समान आने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री मेटल आयन में भी उतने हैं और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी उतने ही हैं, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं D4, D5 और D6 कॉन्फ़िगरेशन की। तो पहले आप टेबल देखिए। टेबल देखने पे आपको पता चलता है कि जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आया, पांचवा इलेक्ट्रॉन आया या छठा इलेक्ट्रॉन आया 3D में, अब तीनों ही स्थिति में जो 2 डी कक्षक हमें खाली चाहिए, dx² y² और dz², वो खाली नहीं मिल रहे हैं। तो अब क्या संभावना है? पहली संभावना तो ये है कि इसको ऐसा ही रहने दें और संकरण के लिए हम बाहर के जो 4D कक्षक हैं वो काम में ले लें। तो संकरण कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा sp3d2। ऐसा कब होगा? जबकि हमारा लिगेंड वीक है। वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग में विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा लिगेंड स्ट्रांग है तब क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी कॉम्प्लेक्स बनते समय। और यहाँ हमने जो विन्यास है वो D6 तक क्यों लिया है सिर्फ इस कैटेगरी में? क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 3D कक्षकों में अरेंज हो सकते हैं और 2D कक्षक खाली कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इनिशियली तो 2D कक्षक खाली नहीं है, लेकिन पुनर्विन्यास के द्वारा हम इन 2D कक्षकों को खाली कर सकते हैं। और ये क्या है? लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यानी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आप इस तरीके से कर लें, पेयरिंग कर लें और 2D कक्षक खाली कर लें। अगर अंदर के 2D कक्षक खाली हो गए तब D2sp3 संकरण हो जाएगा। और अगर हमारा जो लिगेंड है वो वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। इन दैट केस sp3d2 संकरण हो जाएगा। और एक बात हमने की थी D7 विन्यास की, तो आप खुद ट्राई करके देखिए। D7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी स्थिति में 3 कक्षकों में वो अरेंज नहीं हो सकते और 2D कक्षकों को वो खाली नहीं कर सकता। तो इसलिए सामान्यतः D7 विन्यास में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती है। वैसे एक या दो एग्जाम्पल हैं जो कि अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब इनके एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।